आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत बड़े विषय पर बात कर रहे हैं। भारत की जो आपराधिक न्याय प्रणाली है, उसमें हाल ही में कुछ बुनियादी बदलाव हुए हैं। जी, बिल्कुल। सरकार ने 3 नए कानून लागू किए हैं। भारतीय न्याय संहिता, जिसे बीएनएस 2023 कह रहे हैं, हाँ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस 2023, जी। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बीएसए 2023। नाम सुनने में थोड़े भारी लग सकते हैं, हुँ। लेकिन इनका असर शायद हम सब पर पड़ेगा। बिल्कुल। और ये कोई छोटे-मोटे बदलाव नहीं है। ये कानून आप सोचिए दशकों पुराने, बल्कि कुछ तो 100 साल से भी ज्यादा पुराने कानूनों की जगह ले रहे हैं। हाँ, जैसे आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, वो तो 1860 की थी। जी हाँ, 1860 की आईपीसी, फिर 1973 की सीआरपीसी और 1872 का इंडियन एविडेंस एक्ट। इन सब की जगह अभी नए कानून आ गए हैं और 1 जुलाई 2024 से ये लागू भी हो चुके हैं। हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। हमारे पास जो जानकारी है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के संदर्भ वाले कुछ दस्तावेज भी हैं, वो इन नए कानूनों के जो मुख्य प्रावधान हैं और जो बदलाव हुए हैं, उन पे काफ़ी रोशनी डालते हैं। तो चलिए आज कोशिश करते हैं इनको समझने की, कि ये बदलाव क्यों हुए, क्या नया है इनमें और इनका मतलब क्या हो सकता है। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि इतने बड़े बदलाव की ज़रूरत आखिर महसूस क्यों हुई? इनका मकसद क्या बताया जा रहा है? देखिए, जो जानकारी उपलब्ध है उससे यही लगता है कि मुख्य उद्देश्य है हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आज के समय के हिसाब से ढालना। हम्म। पुराने कानून बहुत पहले बने थे, हम्म। तब से समाज कितना बदल गया है, अपराध के तरीके बदल गए हैं, तकनीक कितनी आगे बढ़ गई है। सही कहा। तो इन नए कानूनों का लक्ष्य है सिस्टम को ज़्यादा मॉडर्न बनाना, ज़्यादा पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट बनाना, तकनीक का, फॉरेंसिक साइंस का बेहतर इस्तेमाल करना, जांच की क्वालिटी सुधारना और शायद सबसे अहम जो न्याय प्रक्रिया में इतना समय लगता है उसे कम करना। अच्छा, यानी फोकस इस पर है कि मामले जल्दी निपटें और जो सजा दर है, कन्विक्शन रेट, वो सुधरे, ताकि पीड़ितों को मतलब समय पर न्याय मिल सके। हाँ, कह सकते हैं कि ये केंद्रीय लक्ष्य है। कोशिश यही है कि न्याय व्यवस्था ज्यादा असरदार बने, पीड़ितों की जरूरतों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए और साथ ही जो प्रक्रियाएं हैं उनको सरल और ज्यादा वैज्ञानिक बनाया जाए। जो पुराने सिस्टम की दिक्कतें थीं, जैसे बहुत देरी होना, प्रक्रियाएं जटिल होना, उनको दूर करने का एक प्रयास है ये। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन कानूनों को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की। इसने आईपीसी की जगह ली है। इसमें कौन से बड़े बदलाव हैं जो एकदम ध्यान खींचते हैं? बीएनएस में पहली नज़र में शायद लगे कि कानून थोड़ा छोटा हो गया है, क्योंकि इसमें धाराएं कम हैं। आईपीसी में 511 थी, इसमें 358 है। अच्छा। हाँ, लेकिन असल में कई अहम बदलाव हैं और बहुत से नए प्रावधान जोड़े गए हैं। जैसे कि? जानकारी के मुताबिक करीब 20 नए तरह के अपराधों को इसमें शामिल किया गया है। 20 नए अपराध? जी, और कई जो मौजूदा अपराध थे उनकी सजा बढ़ाई गई है। करीब 33 अपराधों में सजा की अवधि बढ़ाई है। 83 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है और लगभग 23 अपराध ऐसे हैं जिनमें अब अनिवार्य न्यूनतम सजा मतलब मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस का प्रावधान है। यानी जज उससे कम सजा नहीं दे सकते। बिल्कुल। और एक बिल्कुल नई चीज भी सुनने में आ रही है, सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस को सजा के तौर पे शामिल करना। ये तो भारतीय कानून में काफी नया है ना? हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण बदलाव है। इसे कुछ खास तरह के कह सकते हैं कम गंभीर अपराधों के लिए एक विकल्प के तौर पर रखा गया है। अच्छा, किन मामलों में? इसे रोकने के लिए आत्महत्या की कोशिश करता है, वो बीएनएस की धारा 226 है, या फिर कोई छोटी मोटी चोरी करता है 5000 से कम की और चुराई हुई चीज वापस कर देता है, ये धारा 3032 में है। तो ऐसे मामलों में अदालत सामुदायिक सेवा की सजा दे सकती है। ये तो सजा के प्रति एक अलग नजरिया दिखाता है, सिर्फ दंड नहीं, सुधार पर भी जोर। जी, एक तरह से सुधारात्मक दृष्टिकोण है। और वो जो 20 नए अपराध जुड़े गए हैं, उनमें से कुछ खास उदाहरण देंगे जो शायद आज के समाज की सच्चाइयों को दर्शाते हों? हाँ, बिल्कुल। कई ऐसे अपराध हैं जो हाल के वर्षों की चुनौतियों या सामाजिक बदलावों को संबोधित करते हैं, जैसे शादी का या नौकरी या प्रमोशन का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाना। हाँ, ये काफी चर्चा में रहा है। जी, अब ये एक स्पष्ट अपराध है धारा 69 में और इसके लिए 10 साल तक की सजा हो सकती है। ये उन स्थितियों से निपटता है जहां सहमति मतलब धोखे से ली जाती है।
इसी तरह 18 साल से कम उम्र की लड़की से अगर सामूहिक बलात्कार होता है, गैंगरेप, जी। तो उस मामले में अब मौत की सजा तक का प्रावधान है धारा 70(2) में। जी। ये दिखाता है कि ऐसे जघन्य अपराधों के प्रति कानून कितना सख्त हुआ है। और एक और चीज, मॉब लिंचिंग, उसकी भी बहुत बात हुई है। हाँ, मॉब लिंचिंग यानी जब 5 या उससे ज्यादा लोगों की भीड़ मिलकर किसी की हत्या करती है। इसे अब बीएनएस में धारा 103(2) के तहत एक अलग और बहुत गंभीर अपराध माना गया है। इसके लिए सजा? मौत की सजा या आजीवन कारावास और जुर्माना। ये हाल के सालों में जो ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं, उन पर एक तरह की कानूनी प्रतिक्रिया है। हिट एंड रन के मामलों पर भी कुछ बदलाव हैं। हाँ, उसके लिए भी अब एक खास प्रावधान आया है, धारा 106(2). अगर कोई लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी की मौत का कारण बनता है और फिर पुलिस को बताए बिना या मदद किए बिना भाग जाता है, हाँ। तो उसे 10 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। ये पहले के मुकाबले काफी सख्त है। और संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज क्राइम? जी, उसको भी अब स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है धारा 111 में। इसमें वो गंभीर अपराध आते हैं जैसे अपहरण, वसूली, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, जो एक सिंडिकेट या संगठित तरीके से किए जाते हैं। इसकी सजा तो बहुत कड़ी होगी। हाँ, मौत की सजा या आजीवन कारावास और कम से कम 10 लाख रुपए का भारी जुर्माना। और जो छोटे स्तर के संगठित अपराध हैं जैसे टिकट ब्लैक करना या अवैध जुआ चलाना, उनके लिए भी अलग से सजा तय की गई है धारा 112 में, 1 से 7 साल तक। आतंकवाद को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई है। हाँ, आतंकवाद, टेररिज्म को भी परिभाषित किया गया है धारा 113 में। इसमें वो काम शामिल हैं जो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता या सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के इरादे से किए जाते हैं। इसके लिए भी सजा मौत या आजीवन कारावास है। और एक बहुत बड़ा बदलाव है राजद्रोह, सिडिशन कानून का हटना। हाँ। आईपीसी की धारा 124(a). जी, वो हटा दी गई है। उसकी जगह अब बीएनएस में एक नई धारा आई है, धारा 152। ये उन कामों से संबंधित है जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालते हैं। सजा इसमें आजीवन कारावास या फिर 7 साल तक की सजा और जुर्माना। यहाँ भाषा और फोकस में बदलाव है। अब ये सीधे तौर पर सरकार की आलोचना पर नहीं, बल्कि देश की एकता और अखंडता पर हमले को निशाना बनाता है। अच्छा, और सड़कों पर जो छीना झपटी होती है, स्नैचिंग, उसके बारे में क्या? उसे भी अब एक विशिष्ट अपराध माना गया है धारा 304 में। और यह संज्ञेय है, मतलब पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है, गैर जमानती है और इसमें समझौता भी नहीं हो सकता। सजा 3 साल तक की सजा और जुर्माना। साथ ही अपराध करने के लिए अगर बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है तो उस पर भी कड़ी सजा का प्रावधान है धारा 95 में। न्यूनतम 3 साल, अधिकतम 10 साल तक। ये दिलचस्प है कि इतने सारे नए अपराध जोड़े गए हैं। क्या इसका मतलब ये भी है कि कुछ पुराने जो शायद अब उतने प्रासंगिक नहीं थे, उन्हें हटाया भी गया है? हाँ, कुछ ऐसे कानून हटाए गए हैं जिन पर काफी बहस होती रही है या जिन्हें सुप्रीम कोर्ट पहले ही असंवैधानिक बता चुका था। जैसा हमने कहा, राजद्रोह आईपीसी 124(a) की जगह नया प्रावधान है। इसके अलावा व्यभिचार यानी अडल्ट्री आईपीसी 497 और अप्राकृतिक यौन संबंध अननेचुरल ऑफेंसेस आईपीसी 377 के कुछ हिस्से जी। इनको अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार ही है। आत्महत्या का प्रयास, अटेम्प्ट टू सुसाइड, आईपीसी 309 को भी अब अपराध नहीं माना गया है। लेकिन आपने पहले बताया था कि एक स्थिति में ये अभी भी दंडनीय है। हाँ, वो विशिष्ट स्थिति है बीएनएस धारा 226 की, जहां सरकारी सेवक को उसकी ड्यूटी करने से रोकने के लिए आत्महत्या का प्रयास किया जाए, वो दंडनीय है। अच्छा, और सजाओं में जो बढ़ोतरी हुई है उसके कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, कई अपराधों में सजा बढ़ाई गई है, जैसे लोगों को अपराध के लिए उकसाना। आईपीसी 117 में पहले 3 साल तक थी, अब बीएनएस 57 में 7 साल तक है। लापरवाही से किसी की मौत का कारण बनना, अगर वो हिट एंड रन नहीं है तो आईपीसी 404(a) में 2 साल तक थी, अब बीएनएस 106(1) में 5 साल तक है। किसी के भरोसे को तोड़ना, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आईपीसी 406 में 3 साल तक थी, अब बीएनएस 316(2) में 5 साल तक है। और जुर्माने की रकम भी बढ़ी है कई जगह। हाँ, बिल्कुल। जैसे जानबूझकर साधारण चोट पहुंचाना, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट,
आईपीसी 323 में जुर्माना सिर्फ 1,000 रुपए तक था। हाँ, वो तो बहुत कम लगता था आज के हिसाब से। जी, अब बीएनएस 115(2) में इसे 10,000 रुपए तक कर दिया गया है। शायद मकसद यही है कि जुर्माना थोड़ा निवारक लगे, डिटर करे। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को लेकर क्या खास ध्यान दिया गया बीएनएस में? जैसा मैंने पहले बताया, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए एक अलग चैप्टर ही बना दिया गया है, चैप्टर वी। इसमें करीब 37 धाराएं हैं, तो इन पर फोकस ज्यादा है। एक और महत्वपूर्ण बात, बीएनएस की धारा 210 में लिंग, जेंडर की परिभाषा में ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया है। ये तो समावेशी बनाने की दिशा में एक कदम है। जी, कानून को ज्यादा इंक्लूसिव बनाता है। तो ये थे दंड विधान यानी बीएनएस के मुख्य बदलाव। लेकिन कानून सिर्फ अपराध और सजा तय नहीं करता। प्रक्रिया, प्रोसीजर भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और यहीं पर आती है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस, जिसने सीआरपीसी की जगह ली है। इसमें तकनीक का इस्तेमाल एक बहुत बड़ा बदलाव लग रहा है ना? बिल्कुल। बीएनएसएस, जिसमें सीआरपीसी की 484 धाराओं के मुकाबले 531 धाराएं हैं, इसमें तकनीक का समावेश शायद सबसे बड़े और अहम बदलावों में से एक है। क्या क्या है इसमें? जैसे 0 एफआईआर और ईएफआईआर। 0 एफआईआर मतलब कहीं भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं? हाँ, अब आप एफआईआर देश के किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज करा सकते हैं, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो। ये धारा 173 में है। इसे 0 एफआईआर कहते हैं। वो थाना बाद में केस को संबंधित थाने में भेज देगा। इससे तो लोगों को बहुत आसानी होगी। बिल्कुल। और साथ ही ऑनलाइन एफआईआर यानी ईएफआईआर का भी प्रावधान है। हालांकि उस पर शिकायतकर्ता के दस्तखत 3 दिन के अंदर लेने जरूरी होंगे। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का इस्तेमाल, वो अब कई जगहों पर या तो अनिवार्य है या संभव बनाया गया है। जैसे पीड़ित का बयान ऑडियो वीडियो माध्यम से रिकॉर्ड करना, धारा 176 में, समन या नोटिस इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजना, ईमेल या मैसेज से, धारा 63-64 में। अच्छा। यहाँ तक कि गवाहों, अभियुक्तों और विशेषज्ञों की अदालत में पेशी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती है, धारा 530। इससे तो समय और संसाधन दोनों बचेंगे। जी, उम्मीद तो यही है। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है, खासकर वो जो तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी को अनिवार्य किया गया है। पारदर्शिता के लिए एक बड़ा कदम लगता है। लेकिन क्या इस बात पर भी कुछ रोशनी डाली गई है कि छोटे थानों में इसके लिए मतलब जरूरी उपकरण या ट्रेनिंग वगैरह की क्या व्यवस्था होगी? चुनौतियां तो होंगी इसमें। ये बिल्कुल जायज सवाल है। देखिए, कानून में प्रावधान करना एक बात है और उसे जमीन पर उतारना, लागू करना दूसरी बात। बीएनएसएस की धारा 105 के तहत तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी अब अनिवार्य है। और साथ ही जो गंभीर अपराध हैं, मतलब जिनमें 7 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है, उनमें क्राइम सीन से फॉरेंसिक सबूत जुटाने की प्रक्रिया की भी वीडियोग्राफी जरूरी है। ये धारा 176(3) में है। मकसद तो अच्छा है, पारदर्शिता लाना, पुलिस पर जो आरोप लगते हैं उन्हें कम करना। जी, मकसद यही है। लेकिन हाँ, ये सच है कि इसके लिए सभी पुलिस थानों को दूर दराज के इलाकों में भी जरूरी कैमरे देने होंगे, स्टोरेज की व्यवस्था करनी होगी, पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग देनी होगी। ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। पीड़ितों के अधिकारों को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं बीएनएसएस में? बीएनएसएस में कोशिश दिखती है कि पीड़ित केंद्रित, विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच अपनाया जाए। जैसे अब अगर सरकार किसी आपराधिक मुकदमे को वापस लेना चाहे, तो उससे पहले पीड़ित को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। ये धारा 360 में है। ये एक अहम अधिकार है। ये तो महत्वपूर्ण है। जी। और पीड़ित को एफआईआर की कॉपी मुफ्त पाने का अधिकार तो है ही, साथ ही अब 90 दिनों के अंदर अपनी जांच की प्रगति की जानकारी पाने का भी अधिकार दिया गया है, धारा 1903(3) II में। अच्छा। गवाहों को अक्सर डराया धमकाया जाता है। उससे बचाने के लिए अब गवाह संरक्षण योजना, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम का कानूनी प्रावधान किया गया है, धारा 398। ये भी बहुत जरूरी था। बिल्कुल। और एक और अहम बात, बलात्कार पीड़िता का बयान सिर्फ महिला मजिस्ट्रेट ही दर्ज करेंगे, धारा 183(6)(a)। अगर महिला मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं है तो पुरुष मजिस्ट्रेट किसी महिला की मौजूदगी में ही बयान लेंगे। संवेदनशीलता सुनिश्चित करने का प्रयास है ये। जी। और न्याय में जो देरी होती है वो एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे सिस्टम की। उससे निपटने के लिए क्या प्रावधान है? हाँ, और ये एक बहुत बड़ी शिकायत रही है हमेशा से। इसके लिए बीएनएसएस में कई प्रक्रियाओं के लिए समय सीमा मतलब टाइमलाइंस तय करने की कोशिश की गई है। करीब 45 धाराओं में ऐसी समय सीमाएं जोड़ी गई हैं। कुछ उदाहरण
जैसे पहली सुनवाई के 60 दिनों के अंदर आरोप तय हो जाने चाहिए, धारा 251। बहस पूरी होने के 45 दिनों के अंदर अदालत को फैसला सुना देना होगा, धारा 258। 45 दिन, ये तो काफी तेज लगता है। जी, लक्ष्य यही है कि प्रक्रिया तेज हो। एक और बहुत अहम प्रावधान है अनुपस्थिति में मुकदमा, ट्रायल एंड एब्सेंशिया का, धारा 356 में। ये क्या है? अगर कोई व्यक्ति भगोड़ा घोषित हो जाता है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, और 90 दिनों तक पेश नहीं होता, तो उसकी गैर मौजूदगी में भी उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है और फैसला सुनाया जा सकता है। अच्छा, तो इससे जैसे दाऊद इब्राहिम जैसे भगोड़े हैं, उन पर मुकदमा चल सकेगा? हाँ, उम्मीद यही है कि इससे ऐसे मामलों में न्याय हो सकेगा। और अदालतों में जो बार बार तारीखें पड़ती हैं, अडजर्नमेंट्स, उससे निपटने के लिए भी कहा गया है कि एक पक्ष को 2 से ज्यादा स्थगन अडजर्नमेंट्स नहीं दिए जाएंगे, धारा 346। जांच पूरी करने के लिए भी समय सीमाएं तय की गई हैं। जैसे POCS एक्ट के मामलों में जांच 60 दिनों में पूरी करनी होगी, धारा 193(2). पुलिस रिमांड के नियमों में भी कुछ बदलाव है। पहले 15 दिन की रिमांड होती थी। हाँ, उसमें थोड़ा बदलाव है। पहले पुलिस गिरफ्तारी के बाद शुरुआती 15 दिनों में ही अभियुक्त को अपनी हिरासत यानी रिमांड में ले सकती थी। जी। अब जो कुल न्यायिक हिरासत की अवधि होती है, केस के हिसाब से 60 या 90 दिन, उसके पहले 40 या 60 दिनों के दौरान पुलिस जरूरत पड़ने पर कुल 15 दिन तक की रिमांड टुकड़ों में ले सकती है। ये धारा 187 में है। अच्छा, मतलब थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है अब पुलिस के पास? हाँ, जांच एजेंसियों को थोड़ी ज्यादा सहूलियत मिलेगी, ऐसा माना जा रहा है। पुलिस की जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए क्या खास कदम उठाए गए हैं? कुछ प्रावधान है जो पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, ऐसा लगता है। एक तो वो तलाशी और जब्ती की अनिवार्य वीडियोग्राफी, धारा 105 जिसकी हमने बात की। हाँ। दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रावधान है धारा 35(7) में कि अगर अपराध 3 साल से कम सजा वाला है और आरोपी 60 साल से ज्यादा उम्र का है या गंभीर रूप से बीमार है, जी, तो उसे बिना DSP रैंक के अफसर की पूर्व अनुमति के गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये तो बुजुर्गों और बीमारों के लिए एक राहत की बात है। जी। फिर जो असंज्ञेय मामले होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल, जिनमें पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकती, उनकी रिपोर्ट हर 15 दिन में मजिस्ट्रेट को भेजनी होगी, धारा 174(1)(2). हथकड़ी लगाने के नियमों को भी स्पष्ट किया गया है, धारा 43(3) में। अच्छा। क्या है नियम कि इसका इस्तेमाल कब और क्यों किया जा सकता है? जैसे अगर आरोपी हिंसक है या उसके भागने का खतरा है या वो संगठित अपराध में शामिल रहा है, मतलब रूटीन में नहीं। ठीक है। गिरफ्तारी की सूचना परिवार के अलावा एक नामित व्यक्ति और जिला कंट्रोल रूम को देना भी अब अनिवार्य है, धारा 82(2). और राज्य और जिला स्तर पर अभियोजन निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाने का भी प्रावधान है, धारा 20 में। ये क्या करेगा? ये सरकारी वकीलों का एक स्वतंत्र निकाय होगा। उम्मीद है कि इससे मुकदमों की पैरवी बेहतर और निष्पक्ष तरीके से हो सकेगी। और एक और बात, आवाज का नमूना, वॉइस सैंपल लेने का प्रावधान। हाँ, जांच के लिए अब वॉइस सैंपल लेने का भी कानूनी प्रावधान है, धारा 349 में। पहले इस पर थोड़ी अस्पष्टता थी। तो ये प्रक्रियात्मक बदलाव थे BNSS में। अब अंत में सबूतों से जुड़ा कानून, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023। इसने 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह ली है। इसमें सबसे अहम बात क्या है? क्योंकि सबूत तो किसी भी केस के रीड होते हैं और आज के डिजिटल युग में सबूतों का रूप भी बहुत बदल गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। BSA जिसमें 70 धाराएं हैं, IEA में 167 थीं। इसका सबसे बड़ा फोकस ही डिजिटल युग के साथ कदम मिलाना है। यहाँ लगता है कानून ने तकनीक को पूरी तरह से अपना लिया है। कैसे? सबसे महत्वपूर्ण बदलाव शायद ये है कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स को अब प्राथमिक साक्ष्य, प्राइमरी एविडेंस का दर्जा दिया गया है, धारा 61, ठीक वैसे ही जैसे कागजी दस्तावेज होते हैं। यानी ईमेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर फाइल्स, स्मार्टफोन डेटा, ये सब अब मुख्य सबूत माने जाएंगे। जी हाँ, सीधे तौर पर इन्हें अब भौतिक साक्ष्य के बराबर ही माना गया है। और इन डिजिटल सबूतों को अदालत में कैसे पेश किया जाएगा, कैसे साबित किया जाएगा कि ये असली हैं, इनसे छेड़छाड़ नहीं हुई है, इसके लिए भी नियम बनाए गए हैं, धारा 62 और 63 में। तो क्या दस्तावेज, डॉक्यूमेंट शब्द की परिभाषा भी बदल गई है? हाँ, BSA में दस्तावेज की परिभाषा धारा 21D में
को बहुत व्यापक, बहुत वाइड कर दिया गया है। इसमें अब सिर्फ कागजात ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, मोबाइल फोन में स्टोर किया हुआ डेटा, लोकेशन डेटा, डिजिटल वॉइस मैसेजेस, वेबसाइट्स, ये सब कुछ शामिल हैं। ये तो दिखाता है कि कानून अब डिजिटल दुनिया की हकीकत को पूरी तरह स्वीकार कर रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा जो द्वितीयक साक्ष्य होते हैं, सेकेंडरी एविडेंस, मतलब जब ओरिजिनल सबूत न हो तो उसकी कॉपी या उससे जुड़े दूसरे सबूत पेश किए जाते हैं। हाँ। उसके नियमों का दायरा भी थोड़ा बढ़ाया गया है धारा 58 में। इसमें अब मौखिक या लिखित स्वीकारोक्ति या उस दस्तावेज की जांच करने वाले विशेषज्ञ का साक्ष्य भी शामिल है। हमने अलग अलग कानूनों में महिलाओं और बच्चों से जुड़े प्रावधानों का जिक्र किया, लेकिन अगर हम समग्र रूप से देखें तो इन नए कानूनों का इन संवेदनशील समूहों पर क्या असर पड़ने की उम्मीद है? जैसा हमने चर्चा की, बीएनएस में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए एक पूरा चैप्टर ही समर्पित है। कई अपराधों में सजाएं बढ़ाई गई हैं, जैसे 18 साल से कम उम्र की लड़की से गैंगरेप में मौत की सजा तक का प्रावधान बीएनएस धारा 70 में। शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने को अपराध बनाया गया है धारा 69 में। प्रक्रियात्मक तौर पर देखें तो बीएनएसएस में बलात्कार पीड़िता का बयान महिला मजिस्ट्रेट द्वारा ही लिया जाना धारा 183(6)(a) और मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन में जांच अधिकारी को देना अनिवार्य करना धारा 51(3) ये अहम कदम है। लिंग तटस्थता, जेंडर न्यूट्रलिटी की भी बात हुई थी। हाँ, बीएनएसएस की धारा 2 में पीड़ित और अपराधी दोनों के संदर्भ में लिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो दिखाता है कि कानून लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता। बीएनएस में भी नाबालिग लड़की जैसे शब्दों की जगह बालक, चाइल्ड शब्द का इस्तेमाल किया गया है कई जगह, जैसे धारा 96, 98, 99 में ये ज्यादा समावेशी है। और डिजिटल सबूतों को मान्यता मिलने से भी शायद कुछ मदद मिलेगी। हाँ, साक्ष्य कानून बीएसए में डिजिटल सबूतों को मान्यता मिलने से साइबर अपराधों या ऑनलाइन उत्पीड़न जैसे मामलों में सबूत पेश करना और साबित करना शायद थोड़ा आसान हो। तो कुल मिलाकर ये तीनों नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने की एक बड़ी कोशिश लग रहे हैं। इनका मकसद है आधुनिकीकरण, तकनीक का बेहतर इस्तेमाल, पीड़ितों को केंद्र में रखना, नए जमाने के जो अपराध हैं उनसे निपटना और न्याय प्रक्रिया को तेज करना। हाँ, ये बदलाव बहुत गहरे हैं और दूरगामी भी हैं। चाहे वो 0 एफआईआर हो या इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की अहमियत बढ़ना हो, मॉब लिंचिंग या संगठित अपराध जैसे नए अपराधों को शामिल करना हो, या फिर जांच और मुकदमे के लिए जो समय सीमाएं तय की गई हैं वो हो, सामुदायिक सेवा जैसी नई सजा का आना भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये सब मिलकर सिस्टम को बदलने की वाकई क्षमता रखते हैं। ये कानून कागज पर तो बहुत प्रभावशाली लगते हैं, दक्षता, पारदर्शिता, समय पर न्याय, तकनीक का उपयोग, सब कुछ। लेकिन असली सवाल तो ये है कि जमीन पर इनका असर कैसा होगा। क्या हमारे पुलिस फोर्स, हमारे वकील, हमारी अदालतें और पूरी जो मशीनरी है, क्या वो इन बड़े बदलावों को सही तरीके से लागू करने के लिए तैयार है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। जो तकनीक और फोरेंसिक सुविधाओं का ढांचा चाहिए, क्या वो हर जगह, हर थाने तक पहुंच पाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या इन बदलावों से वाकई आम इंसान के लिए न्याय पाना आसान होगा? क्या इससे पुलिस और न्यायपालिका के काम करने के तरीके में सचमुच कोई सकारात्मक सुधार आएगा? इन सवालों के जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा। जी बिल्कुल, और इनका मूल्यांकन लगातार करते रहना होगा कि ये कितने प्रभावी साबित हो रहे हैं। इस विस्तृत और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस बातचीत से हमारे श्रोताओं को इन नए आपराधिक कानूनों की जो रूपरेखा है और उनके जो संभावित प्रभाव हैं, उनको समझने में कुछ मदद मिली होगी।